राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छी बात है। मैं बढ़िया, दवाई लेके आ गया हूँ आदित्य, है ना? ठीक है। हाँ, और वो कहा है अग्निवा? हाँ आ गया, अभी अभी कनेक्ट हो रहा है। क्या क्या कहते हो तुम उसको? रिवर्सिबल रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन काइनेटिक्स। जितने भी रिएक्शंस पढ़ रहे हो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स देख रहे हैं, भले वो साइडवेज रिएक्शन काइनेटिक्स हो या पैरेलल, उसका दूसरा नाम होता है पैरेलल रिएक्शन और तीसरा नाम है सीक्वेंशियल। ठीक है, तीन अलग अलग। इसका देखो, पहले रिवर्सिबल, रिवर्सिबल की काइनेटिक्स कैसे स्टडी करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे बोलते हैं? हैं? राधे राधे यशवर्धन। हाँ भाई, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन किसे बोलते हैं? जिसका डेल्टा जी 0 हो वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। हाँ देखो बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन काइनेटिक्स, इस रिवर्सिबल रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब है यहां ये ए का न्यूमरल 1 है और बी का न्यूमरल 1 है। ए यहां रिएक्टेंट है, बी यहां प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गया तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाए तो फॉरवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बैकवर्ड को। ऐसा लग रहा है कि ये एलकेजी क्लास चल रही। के फॉर रेट कांस्टेंट स्मॉल के एंड स्मॉल के बी, तो के एफ क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, और के बी का मतलब रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बताओ बच्चों, 11th क्लास टफ है या 12th क्लास है? जो अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो दोनों ही टफ है। और आपने शुरू में मेरी लेक्चर देखे हो तो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए कहता था, मोटिवेट नहीं रियलिटी में बोलता था कि जब आप 11th क्लास में जब एंट्री करते हो ना, तब आप एंट्री करते हो 11th क्लास में पैसे के फॉर्म में, फीस देते हो बस, लेकिन मेंटली तो 9th-10th क्लास का दिमाग होता है। अभी भी नहीं, दिल तो बच्चा है जी, मेरा भी अभी भी ऐसे ही है भाई, ऐसा थोड़ी है। तो मैं 9-10 जैसा नहीं हूँ, लेकिन अब पढ़ाते पढ़ाते जो हो गया। लेकिन अब क्या है तुम्हारे साथ में, क्या है वो 10th से जब निकल के 11th में आए तो शुरू के 4-5 महीने 6 महीने तक तो यही चलता रहता है, सर फॉर्मूला बेस पढ़ाओ, सर फॉर्मूला बेस ये करो वो करो, नया नया दिमाग होता है। अब तुम्हें समझ में आ गया 11th में। 11th में बच्चा केवल इतना सीख जाए ना कि क्या नहीं पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, तो 12th बड़ी आसान होती है और जेई में टॉप करते हैं बेटा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसे रिवाइज अच्छे ढंग से करना है और प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करनी है। और बहुत ईमानदारी से बात करें, जितने भी फेमस लोग आ गए ना, उन्होंने कोई महान काम नहीं किया, सीधे सीधे अपना काम किया, बस सीधे सीधे। अभी ज्वलंत उदाहरण 22 जनवरी को फंक्शन मनाया गया, दीपावली, वो कौन थे? इंसान। उनको किसने बनाया? भगवान, उनके कर्मों ने। ऐसे तुम भी अपने एम के लिए 14 वर्ष के लिए बाहर गए, आपको तो ये यहाँ बैठे हुए वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए बैठे हैं। हमेशा ईमानदारी रखी, पिताजी का कहना माना, उनके जितनी भी आदर्श हैं सब पालन करो। मैं ये नहीं कह रहा केवल हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म का अच्छा इंसान होगा ना ऊपर टॉप में, वो हमेशा अच्छा होता है। और वो सिंपल चीज करनी है, हमेशा सच बोलना है, दूसरों की भलाई करना है। ये नहीं ऐसी भलाई की खुद की भलाई नहीं हो। ठीक है, सब कुछ बढ़िया, ईमानदारी से मेहनत करते रहो। जो पढ़ा है बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। नहीं हो रहा तो टेंशन मत करो, अगर कोई याद नहीं हो रही कोई चीज, कोई परेशानी हो रही, तो उस दिन के लिए छोड़ दो, अगले दिन के लिए फिर कर लेंगे। तुम क्या करते हो? ये नहीं तो मेरा जीना बेकार है, लग जाते हो उसके पीछे, उस क्वेश्चन के पीछे, जब तक है जा, जब तक है जा।
जब तक, तो ये गलत तरीका है यार, क्योंकि वो क्वेश्चन में आप टाइम लगा दो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा रुक के भी कर सकते हो। ठीक है, बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मैं कह रहा हूँ कि 11th या 12th पढ़ने का तरीका सेम होता है, बस मैच्योरिटी लेवल को इम्प्रूव करना होता है। अब आपको ये समझ में आ गया, सब कुछ आता है दिमाग में, समझ में आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब 11th में पढ़ते थे तब आप क्या करते थे, कोई चीज समझ में नहीं आती तो फिर पीछे पड़ जाते कि नहीं पड़ जाते, ज्यादा टाइम रुकते थे आप, और एक दो दिन तो मातम ही मनाते रहते कि हुआ क्यों नहीं, मुझसे क्यों नहीं हुआ, उसमें टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्यों भाई। तो टाइम वेस्ट नहीं करने का, आज नहीं तो कल, क्योंकि समय बदलता है, हर घड़ी बदल रही है। हाँ, वो कह रहा है हाँ धूप जिंदगी। तो ए कन्वर्ट इनटू बी, बी कन्वर्ट इनटू ए, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और बैकवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट ऑर्डर। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय, अपोज्ड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिलेबस में इसी तरह की रिएक्शन होती है। और अगर कहीं ऐसा हो ए कन्वर्ट इनटू, अगर कहीं ऐसा हो ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी, ये हो तो क्या कहेंगे बेटा, ये किस तरह का एग्जांपल हुआ, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकेंड ऑर्डर। अपने सिलेबस में कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर। नोट कर लिया सबने, कर लो नोट, फॉर्मूला नोट मत करना, बाद में करना नोट, मैं समझाऊंगा अभी। डन 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 डन, हो गया डन, चलो। फर्स्ट ऑर्डर, ओए ऑर्डर, अब इसका जब अपन वो करते हैं क्या, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं, और उसको जब उसका वो करते हैं क्या, इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिलता है, ये। वो क्यों मिलेगा, जब हमने यहां पर बोर्ड पर लिखा है तो ये मिलेगा ना बेटा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब ये मन में आता है कि सर कैसे आया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अभी सीखते हैं। हाँ हाँ, जाने के लिए देखते हैं आज का लेक्चर। वाह, जनरली मैं 11th क्लास में क्या बोलता था, क्या आप ये जानना चाहते हैं, हाँ, तो अगली क्लास में देखते हैं। वाह, क्यों यशवर्धन, यशवर्धन बता, जब से दोबारा पढ़ने लगे कभी 3 घंटे पढ़े, हाँ फिर अब कह सकता है तो मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ। तो पहली और दूसरी क्लास होती है, कहाँ से ली? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो समय की नजाकत, कोर्स की नजाकत के अकॉर्डिंग। वो समय आपका AIR का बैच बना था ना, और तुम्हें लेवल को तुम्हारे इम्प्रूव करना था, तो उसमें टाइम चाहिए होता है। ठीक है, अब तुम्हारा लेवल बढ़ गया। अब क्या किया इसमें से, इसका कंक्लूजन ये लिख आया, तो एक तो ये इक्वेशन यूज करनी है और एक ये इक्वेशन, के फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट नहीं है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, और के स्मॉल के एफ और स्मॉल के बी ये फिक्स है। ठीक है, एफ ऊपर बी नीचे। ठीक है, के एफ का मतलब क्या बेटा, रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड के बी रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
सर इसमें एक्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक्स इक्विलिब्रियम, एक्स इक्यू, अमाउंट ऑफ या मोल्स ऑफ रिएक्टेड मोल्स, ऐसे लिखो, रिएक्टेड मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब आप कहोगे सर ये रिएक्टेड मोल किसके? वो आप तो नहीं कहोगे, कोई नींद में रहने वाला बच्चा बोल सकता है। मोल किसके रिएक्ट होते हैं? सर इसमें बी के भी रिएक्ट होंगे, ए के भी रिएक्ट होंगे, तो इसे लिखेंगे रिएक्टेड मोल्स ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ए बी की तरफ जा रहा है तो बी ए की तरफ भी तो जा रहा है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो, और ए फॉर इनिशियल मोल। अब बहुत दिनों बाद मैं लिख रहा हूं इसी बात, मोल ही लिख रहा हूं क्योंकि अब आप होशियार हो गए हो। इनिशियल मोल ऑफ ए, ए फॉर कैपिटल ए रिएक्टेंट, स्मॉल ए मतलब इनिशियल मोल ऑफ कैपिटल ए मतलब रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू 0। ये बी क्या है? प्रोडक्ट का अमाउंट, और ए क्या है? रिएक्टेंट का अमाउंट एट इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, और इनकी पावर कितनी रहेगी? क्यों रहेगी 1 1? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो न्यूमरल है वही पावर हमें अप्लाई करनी है। तुम सब बहुत अच्छे हो। दुआ, दवा ले ली बेटा, दबा के पढ़ाना मुझे। अच्छा ठीक, यस। हाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिखना था यहाँ पर, ये यशवर्धन के चक्कर में हो गया। थैंक यू, तुमने कम से कम माना तो सही। अच्छा, इसलिए तो निकलवा दिया, सॉरी, कोई गलती ना हो। थैंक यू। चले भाई आगे बढ़े। अच्छा सेकंड हो गए, एक सेकंड में तो लगा बढ़ने। हाँ बेटा, खाली एक्स क्या है वहां पे इंटीग्रेटेड रेट? हाँ खाली एक्स, x is equal to reacted moles of A at any time t, किसी टाइम t पर कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ बेटा, ये है। ठीक है, अब कैसे अंतर होगा, अब मैं इससे डेरिवेशन बताता हूं तो समझ में आ जाएगा, लिख लो। हाँ जी बच्चों, लिख लिया सबने? चलो अब इसका डेरिवेशन। तो बेटा नेट रेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी। ए हमारे लिए रिएक्टेंट है, बी हमारे लिए प्रोडक्ट है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग नेट रेट ऑफ द रिएक्शन
ए के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे बेटा? ए क्या? माइनस डी ए बाई डी टी, यानी कि नेट रेट का मतलब ए के रेस्पेक्ट बोलेंगे ए कितना डिक्रीज हो रहा है, नेट ए कितना डिक्रीज हो रहा है, और बी के रेस्पेक्ट में नेट बी कितना बन रहा है, डीवी बाई डी टी। तो इस रिएक्शन को अगर ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि पहली फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ए डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो ए का खर्चा कितना हुआ वो देख लेंगे, कंजप्शन पर यूनिट टाइम में। लेकिन बी से ए भी तो बन रहा है, कुछ अमाउंट वापस भी आ रहा है, इसलिए जो हमें नेट डिसअपीयरेंस चाहिए ए का, तो उसका रेट तो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन उसका अपोजिट है, तो उस रेट को, अपोजिट डायरेक्शन की रेट को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। दैट्स व्हाई रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली हम बी के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं, बी का फॉर्मेशन रेट अगर हम चेक कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो बी बन रहा है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिसअपीयर, इसलिए आर एफ माइनस आर बी। आर एफ का मतलब है फॉर्मेशन, अरे कांस्टेंट नहीं भाई, कांस्टेंट नहीं, हाँ, तो आर एफ एंड आर वी आर रेट इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। यशवर्धन चेक कर लेना, मैंने दोनों वो बैकवर्ड लिख दिया हो तो नहीं लिखा ना? थैंक यू। आइए अब ये हो गया नेट रेट ऑफ द रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो dx बाई डी टी, वो आर एफ माइनस आर बी के बराबर। आर एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो आर एफ इक्वल टू क्या होगा, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड आर बी दिस इज इक्वल टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट लिख रहे हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्टेंट कौन है, बी, इसलिए आर एफ और आर बी की इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो बेटा। सो नेट रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी dx by dt is equal to kf concentration of A minus kb concentration of B। ठीक है, ये आ गया, नोट कर लें। सभी बच्चे नोट कर लें, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखिए यहां पर अमाउंट लिख रहे हैं इस रिएक्शन में, एट टी इक्वल टू 0 बी का अमाउंट तो क्या होगा, 0, इस तरह के लिख रहा हूं, ध्यान रखना है ना। एट टी इक्वल टू 0 ये अमाउंट बी का क्या होगा, 0, और ये अमाउंट कितना होगा, ए का अमाउंट ए, ठीक है। एट टाइम टी बताओ ए का अमाउंट कितना होगा, तो एक्स क्या है, खाली एक्स क्या है, रिएक्टेड अमाउंट, हाँ रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए, और जितना एक्स या रिएक्ट हुआ है उतना ही बी बनेगा, क्यों, स्टोइकियोमेट्री 1 है। एट इक्विलिब्रियम, कभी इक्विलिब्रियम आएगा, यस, कब आता है इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, इक्वल हो जाए तो समय पर क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ अमाउंट ये इसका भी रहेगा ए का,
और बी का भी रहेगा। तो मान लेते हैं ए का इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेड अमाउंट एक्स इक्विलिब्रियम है, तो प्रोडक्ट बी का अमाउंट कितना हो जाएगा, एक्स इक्विलिब्रियम, और ए का अमाउंट कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। तो रिएक्टेड अमाउंट एट इक्विलिब्रियम किसका, ए का, अगर एक्स इक्विलिब्रियम मानेंगे तब रिमेनिंग अमाउंट ए का क्या होगा, ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, एंड बी का अमाउंट एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट कर लो, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग अमाउंट। हम्म हम्म अब हर्षल देख इधर, उधर मत देख। dx by dt इज इक्वल टू के एफ। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी किसी टाइम डी पर, ए माइनस एक्स के बी इंटू एक्स। ठीक है, अब बस इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी दे, कौन कौन सी दे दी, 3। एट इक्विलिब्रियम स्टेट RF equal to RB, hence dx by dt is equal to 0। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के एफ ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, हाँ, के एफ इंटू ए एट इक्विलिब्रियम स्टेट, के बी इंटू बी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन के एफ अपॉन के बी, दिस इज द रेशियो ऑफ कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। हालांकि के बी अपॉन के एफ भी तो कांस्टेंट होगा, लेकिन कन्वेंशनली आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसी को कैपिटल के बोल रहे हैं। कैपिटल के मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जिसको कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम स्टेट। पावर क्या रहेंगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना हो गया, ए माइनस दो तीन इंसानियत की एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ओके बेटा, हम्म चलो बेटा, थैंक यू। चलो बेटा, तो
अब मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 से के बी की वैल्यू ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, के बी के एफ ए माइनस एक्स इक्विलियम डिवाइडेड बाय एक्स इक्विलियम, और इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका, इंटीग्रेशन वाला। कैसे, अभी देख लो पहले, के एफ इंटू ए माइनस के बी क्या हो गया, के एफ इंटू, ठीक है, के बी की जगह भी ला सकते हो। देखो आप एक और चीज ध्यान रखना, फिर रटने वाली बात नहीं कि यहाँ के एफ ही लेके आओ, यहाँ के बी भी ला सकते हो, के एफ भी ले सकते हो, कोई वो जरूरी नहीं है कि के एफ ही लेके चलो, मैं के बी ही लेके चलो। के एफ की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो क्या मिलेगा, के एफ इक्वल टू के बी एक्स इक्विलियम अपॉन ए माइनस एक्स इक्विलियम, इसको भी ले सकते हो इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, वो यहां पर आ जाएगी। किसी भी कोई भी एक चीज को आप लिख सकते हो। अब बात आती है कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, ये एलएन के फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब हमारे पास में एलएन की फॉर्म में इंटीग्रेशन कब आता है, dx अपॉन एक्स इक्विलियम माइनस एक्स हो, तभी आएगा। यानी कि हमें यानी कुल मिला के क्या चाहिए, ये दिमाग लगाना। देखो dx बाई dt dx अपॉन dt इज इक्वल टू कोई रेट कांस्टेंट आना चाहिए और x इक्विलियम माइनस एक्स ऐसा आना चाहिए। अच्छा, ये k क्या होना चाहिए, इक्वेशन को देख कर देखो, के एफ प्लस के बी, क्योंकि ये रेट कांस्टेंट आ रहा है। तो ये के एफ प्लस के बी होना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। अब दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास मैं सबको 40-50 सेकंड का टाइम दे रहा हूं भाई, दिमाग लगाओ कि कैसे हम अप्लाई करें अपने रफ कॉपी में। करो इसको, इस फॉर्म में लाना है। सर हो गया नहीं, सभी सभी करो, सभी के लिए टाइम। सर वहां पर के प्लस के भी तो ब्रैकेट आएगा। हाँ ब्रैकेट है, सभी को टाइम दे रहा हूं मैं। हर्षल ने सॉल्व कर लिया टाइम से पहले, गुड। बाकी सॉल्व करो 40 सेकंड। समझ गए मेरा मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अरे भाई तू कर तो सही, बता देंगे सर। dx अपॉन एक्स इक्विलियम निकाल लिया तूने, किसके टर्म में, के एफ के, हाँ एक्स इक्विलियम की वैल्यू। नहीं नहीं, पहले 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 यहाँ से तो तूने एक्स इक्विलियम निकाल लिया, ठीक है। एक्स इक्विलियम कहाँ रखा, इंटीग्रेट करके ये बन रहा था यहाँ से ए के एफ की अच्छा इसका इंटीग्रेशन, वो जो मैंने वो बताया सेपरेशन वाला मतलब। ऐसे लिख दिया उसको सीधा ये क्या लिखा तूने, के एफ इनटू इनिशियल कंसिडरेशन, हाँ ठीक है। उसका इंटीग्रेट ए लिख दिया। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही यार, के एफ ए माइनस एक्स इक्विलियम ये एल की फॉर्म में कैसे लाया। ये तो तब होगा ना जब डी एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू वेरिएबल टर्म हो, एक्स वेरिएबल है ना, dx लेकिन सिंपल इसी फॉर्म में होना चाहिए ना, डी एक्स अपॉन एक्स। तो ऐसा होता है ना, इसके साथ न्यूमरल हो सकता है, जैसे मैं अपने डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ऐसे करवाया था इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन से हाँ सब्स्टिट्यूट, अच्छा तूने इसको ये मान लिया, वो के एफ ए वाले को ए कैपिटल ए मान लो और एक्स इंटू हर, ठीक है, और अपने वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया तूने। ठीक है। के एफ की यहाँ से वैल्यू रख दी, के एफ ए की वैल्यू, यहाँ पे
कहाँ के एफ है? यहाँ से ए इंटू के एफ। अच्छा ये के एफ यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। हाँ बेटा आ गया सबका? जितेश आ गया बेटा आंसर? यस सर। तूने क्या किया? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इस इन डेरिवेशन से ये वैल्यू लानी है हमें, ये कैसे आएगी? तूने इंटीग्रेशन कर दिया इसका, नहीं करना इंटीग्रेशन तो सबको पता है। अरे करना क्या है तो सुन तो लेता। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि ये टर्म लानी है हमें, और इन जो 5 इक्वेशन दे रखी है। ये तो ये आ गई। आ गई? हाँ भाई बता कैसे आई बेटा श्रेष्ठ? सर ये पहले इक्वेशन नंबर 5 से kf की वैल्यू निकाली, हाँ इक्वेशन नंबर 4 में बोल दिया तो kb में एक एक्सप्रेशन बन गया। क्या क्या केवी में क्या एक्सप्रेशन बन रहा है बोल? dx by dt equal kb हम्म into a bracket x equilibrium minus x upon a minus नहीं रुक जा, क्या क्या लिखना है? केबी इंटू a ए, ठीक है, केबी इंटू ए, फिर into x equilibrium minus इंटू, x ठीक है, upon अपॉन a minus x equilibrium। ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, जो मैंने तरीका होता उसी से किया। Yes sir। नहीं तो के इसमें कुछ और नहीं है। अच्छा इसको तुमने सॉल्व कर लिया होगा इसको? Yes sir, अब kf plus kb की वैल्यू जो हाँ। हमने के एफ की वैल्यू यहां से निकाल के केबी के टर्म में ले आए, केबी इनटू एक्स इक्विलिब्रियम। लेकिन यार मेरे को, अच्छा तुमने पूरा सॉल्व कर लिया इसको? मैं कुछ नहीं निकाल रहा, ये तो मैं तो इसका तरीका बता रहा हूँ, मुझे तो पता है। श्रेष्ठ बोल फिर क्या किया तूने? ए की वैल्यू कहां से निकाली? kf plus kb कैलकुलेट किया तो वो आंसर सब्स्टिट्यूट करके तो तुमने तो एक तरह से ये बोल दिया, समझ लिया कि मुझे ये प्रूव करना है, इसलिए आ गया ये। अब कोई पूछ ले कि यार ये यही क्यों लिया, जैसे इसने पूछा, तुमने आंसर तो लिया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ के एफ प्लस के वी क्यों आया? वो कोई कहेगा सर फाइनल रिजल्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ सर हाँ बेटा, सर अगर उस रिजल्ट को डिफरेंशिएट रिजल्ट तो लाना ही है अपन को तो, ठीक है चलो समझ गए। ला देखा कहां से निकाला ये? कौन सी वाली? ये वाली? इससे ये निकाल लिया ना? क्या आया ए की वैल्यू? के एफ प्लस के बी ब्रैकेट में एक्स इक्विलिब्रियम। इन इक्वेशन नंबर फोर्थ में रख दिया तुमने ए, ठीक है। देखो बेटा एक बार तरीका बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले में देखो कहीं पर भी ए नहीं है, तो ए को एलिमिनेट करना है इनडायरेक्टली। सही तरीका तेरा, क्या बात, बहुत धन्यवाद, सही आंसर आया है ना। ए को एलिमिनेट कर दो, खत्म। मैंने तो के एफ और के बी मैंने अपनी तरफ से बता दिया, और हाँ आदित्य तू भी सही, सब बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया है ना। तो यहां पर हालांकि थ्योरी के टाइम में हमने ए लिया है, लेकिन इस फॉर्मूले में ए नहीं है, तो अब ए को एलिमिनेट करोगे तब के एफ प्लस के बी आ रहा है, इसलिए हम के एफ प्लस के बी ले रहे हैं, रेट कांस्टेंट। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो अपना बहुत सही वाला लॉजिक वाला कौन सा, ये भी सही है मेथड, यहाँ से ए निकाल के कैलकुलेट किया। तो मैं हटा रहा हूँ, हाँ? दुखी मत होना श्रेष्ठ। हाँ, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन
ए हमने कैलकुलेट किया और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 4 में। इससे क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है हम प्रूव कर रहे हैं, इसलिए मेरे को ये बेस्ट लगता है। तुम्हें भी बेस्ट ही लगा होगा शायद, तूने भी प्रूव ही किया था। हाँ इंटीग्रेट, इसने तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। मैं अगर मैं तुमसे कहता कि इसको इंटीग्रेट करके आंसर लाओ तो उसके लिए तेरा आंसर सही है, लेकिन मैंने पूछा था ये कि इन इक्वेशन को देखकर ये लाओ। हाँ लास्ट, चल तो रिजल्ट ही लेके ए की वैल्यू को यहां रख देंगे तो क्या है बेटा, dx बाई dt की वैल्यू यही आ रही है। चल ये इक्वेशन, अब आप इसे इंटीग्रेट कर ही लेंगे। ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर कौन सा 6, वी गेट के एफ प्लस के बी, डायरेक्ट लिख दो ना बेटा। हाँ भाई बोलो। 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 एक्स इक्विलियम अपॉन एक्स इक्विलियम माइनस एक्स। हाँ हाँ हो गया। तो जो मैंने शुरू में रिजल्ट लिखे ना वो याद रख लेना बेटा, ये इक्वेशन याद करनी है, ये इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, के एफ प्लस के बी इंटू टी अपॉन 2.303, है ना। और क्या करें, कलाकारी, हाँ कलाकारी। तो लॉग एक्स इक्विलियम माइनस लॉग एक्स इक्विलियम माइनस एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ लॉग एक्स इक्विलियम, है ना। तो लॉग एक्स जो यहां पर आएगा माइनस लॉग एक्स इक्विलियम, तो प्लस लॉग एक्स इक्विलियम माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब ये माइनस वाला इस तरफ जाएगा तो ये वाला भाई साहब इधर आ जाएगी, माइनस हो जाएगी खुद, ठीक है। और क्या लिखें, प्लस लॉग एक्स इक्विलियम, ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जैसी इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। बस फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता था, ए, यहाँ ए नहीं है, हर जगह ये आ रहा था अब तक के एक्सप्रेशन में, यहाँ ए नहीं है, तो ये इसलिए डेरिवेशन किया ए को एलिमिनेट करने के लिए। हाँ बेटा, तो इसके पहले वाले स्लाइड पे जो लास्ट का इक्वेशन था उसमें तो रेट 0 होगी, इक्विलियम पे तो रेट जीरो ही होती, इक्विलियम पे तो रेट इक्विलियम पे तो रेट जीरो होती है भाई। लेकिन तब ये इंटीग्रेशन कैसे, अरे उस समय थोड़ी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम तो किसी भी टाइम के लिए इंटीग्रेशन, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड में dx by dt है। हाँ है, यही तो वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, ए की वैल्यू, ठीक है अग्निवा। हाँ
एल ln x इक्विलिब्रियम माइनस x वर्से टाइम कैसा ग्राफ आएगा एनांश? मेरी तरफ देखना, इक्वेशन की तरफ नहीं। तुम अपनी कॉपी में बनाओ। स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। हाँ, और स्लोप होगा k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड बाय 2.303। हाँ, माइनस का आएगा, तूने गलत लिखा स्लोप। ठीक है, अच्छा नहीं क्वेश्चन थोड़ी लिखना, तो बस बोल दिया ना, ये इसको देख के बनाना था। मेमोरी चेक कर रहा था मैं तेरी, इसलिए, क्योंकि तो जिस ढंग से बैठा था उससे लगा था मुझे कि तेरे को सब कुछ याद है। क्यों, कोई जरूरी है? हाँ तो क्यों, मैंने मैंने बोला ही नहीं, मैं तो इसका मेन चीज पूछना चाह रहा था, वो लॉग में बता रहा है तो गलत है ना सब कुछ। मैंने बोला कि फाइनल तेरा सही आंसर, तू गलत है इस समय, तू फंस गया। मैंने गलत ही बोला इसका आंसर, बोलो हाँ या ना। हाँ, सही तो नहीं बोला ना, इसीलिए तो गलत बोला। क्यों? दो कारण से। मेन तो गलती थी इसकी नेगेटिव की, अब दूसरी गलती तो तूने पकड़ ही ली। इसका स्लोप क्या होगा इसका? माइनस के प्लस के बी, बस डिवाइडेड बाय वो तो नहीं करना 2.303। हाँ ये गूगली है, यहाँ लॉग के इक्वेशन लिखाई है, यहाँ एलएन में पूछा। हम सोते हुए कोई भी पकड़ लेते हैं। गूगली पढ़ ली। चलो बेटा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम कर ही लोगे ऐसा मैं मानता हूं। क्वेश्चन में मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम कर ही लोगे, आराम से कर लोगे क्वेश्चन, इतना तो हमें पता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट ही तो है। नहीं, अरे तुम भूल गए रे, भूल गए। अब सीक्वेंशियल रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? साइडवेज, साइडवेज, पहले साइडवेज पढ़ेंगे, पैरेलल और साइडवेज रिएक्शन। रिवर्सल रिएक्शन के लिए तो पढ़ लिया हमने। यस सर। एक मिनट, रिवर्सल का पेज बनाया क्या इसने भाई ने? कहाँ गए भाई साहब? तुम्हें दिखे तो मुझे बता देना। नहीं है दिखा, ये दिखा। हाँ वाह, ये लो, एलिमेंट्री पैरेलल पाथ रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन या साइडवेज रिएक्शन। साइडवेज रिएक्शन आपने ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो इन रिएक्शंस को। ठीक है, साइडवेज रिएक्शन, एक मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर प्रोडक्ट बनता है रिएक्शंस में। इनऑर्गेनिक में भी ऐसे ही आ जाता है साइडवेज रिएक्शन। इस रिएक्शन का मतलब क्या है? किसी एक समय पर ए कितनी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? मोर देन वन। इसमें दो, ठीक है, दो रिएक्शन, ए बी में भी जा रहा है, ए सी में भी जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कन्वर्ट इनटू बी एंड ए कन्वर्ट इनटू K1 एंड K2। अगर हमारे पास, ये तो पहला एग्जांपल साइडवेज रिएक्शन का। साइडवेज रिएक्शन की डेफिनेशन क्या चाहिए? व्हेनेवर ए रिएक्टेंट, लिखो डेफिनेशन, व्हेनेवर ए रिएक्टेंट is used in more than one reaction, then it is called as sideways or parallel reaction. सर जी वैसे ही कुछ जो हमने किया था लास्ट ईयर 17 किलोमीटर तो उस तरह का ही Simultaneous equilibrium,
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कब बताया? उसमें प्रोडक्ट सेम होता है। नहीं नहीं बेटा, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखो, सेकंड ए कन्वर्ट इनटू बी, ए कन्वर्ट इनटू सी, ए कन्वर्ट इनटू डी, ये कितने रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है? तीनों फर्स्ट ऑर्डर मान लें तो इनके रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 मान लिया हमने। तो इसका रिप्रेजेंटेशन या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ए बी में, सी में और डी में। तो एलिमेंट्री और पैरेलल रिएक्शन पहचानने में आ गई बच्चों। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। फॉर्मूले बनाने के लिए बेसिक्स ऑफ काइनेटिक्स का यूज करना है, ठीक है। चलो बेसिक्स क्या है, ये स्लाइड नोट कर ली सबने? ओके नोट कर लो। जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं उनमें क्या ले रहे हैं बेटा? ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एलिमेंट्री। क्या बोला है? हाँ नहीं, कहीं अगर एलिमेंट्री नहीं लिखा हो तो इसलिए उसका भी ध्यान रखें ना, इसलिए क्वेश्चन में कई बार लिखता नहीं है एलिमेंट्री। तब तो अज्यूम करना पड़ेगा। तभी तो मैंने स्टार बनाया, ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, अब मुझे इसमें नेट रेट लिखनी है। धनंजय नेट रेट ऑफ द रिएक्शन बता, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में नहीं, वो तो पार्शियल रिएक्शन ही रहेगी क्योंकि बी तो केवल एक ही रिएक्शन में यूज हो रहा है। बी के टर्म पे नहीं लिख सकते। हाँ वो एक ही स्टेप की रिएक्शन रेट होगी, ठीक है ना। यही इसलिए गलती पकड़वा दी है ना। सबको समझ में आ गया? माइनस डी ए बाई डी टी, किसी को मत बता। हाँ तो अब स्पर्श बताने जा रहा है ना। नेट इसका माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू किसके लिए? पहली वाली रिएक्शन के लिए। अरे यार दो एग्जांपल लिखे थे, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट इन फर्स्ट रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन एंड फलाना डी का एम का चिमका, जितने स्टेप में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये एक ही बार लिखूंगा एंड सो ऑन। अब समझ जाना आ गया है ना। R1 का मतलब रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो क्या लिखेंगे? K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, R2 दिस इक्वल टू रेट ऑफ सेकेंड स्टेप। दीप्ति, दीप्ति क्या क्या रहेगा इसका रेट ऑफ सेकेंड स्टेप? K2 into concentration of A. हाँ शाबाश, इस तरह से। अब बताओ नेट रेट को अगर R से रिप्रेजेंट कर लें तो R इक्वल टू क्या हो गया? K1 प्लस K2 एंड सो ऑन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब मैं यहां पर लिख ही देता हूं, A कन्वर्ट इंटू B, A कन्वर्ट इंटू C के लिए स्टार्ट कर दिया अब हमने, ठीक है। चलो R का मतलब क्या है? रेट। तो रेट A के रेस्पेक्ट में माइनस डी ए बाई डी टी। दिव्यांशी सो तो नहीं रही? कंफर्म? कैसे माने उसको जानने के लिए डीवी बाई डी टी का वैल्यू बता।
वो कैसे नहीं आ सकता क्या? वो धनंजय ने बताने वाला था, नहीं आएगा। नहीं नहीं, दिमाग कर, दिमाग लगा, दिमाग लगा। डी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अंगद, डी बाई डी टी की वैल्यू, दोनों अंगद और दिव्यांशी के लिए 10-10 सेकंड का टाइम है। टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 9 7 8 6 5 है। क्या कह रहा है? K1B, बहुत बढ़िया, गलत। K1A। क्योंकि रिएक्टेंस के टर्म में अरे हो सांबा, बी जो बन रहा है कोई रिवर्सल रिएक्शन है क्या? ये पहले रिएक्शन का पहले स्टेप का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का रेट क्या होगा? जो ए के डिसअपीयरेंस है, ठीक है। टाइम नहीं देंगे, वहां पर टाइम मिलेगा क्या एडवांस के लिए? ऐसे तुमसे कहूं कि बेटा कर लो, तुमको कितना भी टाइम लगाओ तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। है भाई, कंपटीशन का माहौल है ना। अब क्या ध्यान रखना, इसलिए तो कह रहा था कि सो रही है कि जग रही है। चेक कर लिया मैंने, थोड़ी जग रही है, थोड़ी। डी बाई डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए। अब देखना, सब बता देंगे, मैं पूछूंगा सब जवाब सही देंगे। हाँ जी, डीसी अपॉन डी टी। अरे जवाब दो, यस सर नहीं। K2 इंटू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। महसूस कर लो, लिखने में ध्यान कम देना, महसूस कर लो क्या सीखे। ए का डिसअपीयरेंस नेट सभी के रेट के सम के बराबर है। बी का फॉर्मेशन रेट फर्स्ट रिएक्शन के रेट से, और सी का सेकंड स्टेप के रेट से। थैंक यू। हो गया, थैंक यू। अब है, ये क्या लिखे थे अभी हमने? 2 3 4 क्या थे? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। 2 3 4 क्या है? लिख लो, इक्वेशन 2 3 4। हाँ वो करेंगे जब वो पहले लिख लेंगे तब। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वो आएगा तो से भी। हाँ भाई, अब ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, पहले इक्वेशन सेकेंड को इंटीग्रेट कर लें। देन वी गेट a इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t। सर डायरेक्ट कैसे कर दिया आपने? देखिए ये क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं? बस वहां के सिंपल के लिखते थे सिंगल स्टेप में। अब K1 प्लस K2 इंटू ए, ठीक है। हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहे ना बच्चों? सार्थक, अजितेश, अभिषेक, आदित्य, सक्षम क्लियर है? पार्थ, इंदर, और इंदर तो ये भी हमें। हाँ, अंकिता क्लियर? सो रही क्या अंकिता? आवाज ही नहीं आई, सो गई। दीप्ति जगा देना बाद में। यस सर कह रही है। हाँ, ए इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। अंकिता, अंकिता, अंकिता कहाँ है ये? हाँ, ये बाबा क्या सुनने का ही नहीं, आवाज नहीं आई बेटा तेरी, नेटवर्क इश्यू होगा शायद। ठीक है, ए का वैल्यू सबको समझ में आ गया। अब इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा? b equal
नो सर, नो सर। नमस्कार अंगद जी, पकड़े गए आप। मैं तो बम का गोला फेंका था। अरे भाई इंटीग्रेशन करी कैसे कर सकता है, ये भी तो वेरिएबल है। वेरिएबल के ए की वैल्यू रखो पहले। हाँ, ए माइनस ए। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू, वो ए माइनस एक्स लिख रहा है यार, क्या यार, तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। K1 इंटू ए लिखना है ना, तो ये लिखना ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t। ए की वैल्यू मैंने यहां रख दी, ठीक है। हाँ, अच्छा बच्चों, तुम वो जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एम एक्स डी एक्स, एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, यही होता है ना। ओके, कितनी जल्दी मेरे को समझा दिया तुमने। वो गुस्सा आता है ना जब कोई सामने वाला गलत लिखता है तो। अब सोचो टीचर क्यों गुस्सा करते हैं। नहीं, अरे याद है बेटा, अभी मैंने बोल दिया इसलिए, नहीं तो नहीं आता। हाँ, तो यहाँ पर भी डिवीजन में K1 प्लस K2 कर लेंगे। हाँ, अब देखो, अब यहां पर इसीलिए डीवी इधर चलने दो, इज इक्वल टू K1 ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी डी टी। अंगद देखा, जज्बात बदल गए इक्वेशन के। यस सर। हाँ, तू वो इतनी जल्दी कैसे कर लिया तूने क्वेश्चन। अब इसका इंटीग्रेशन ऐसे किया, ऐसे किया। हाँ भाई, t इक्वल टू 0 से कहां तक लिमिट ले गए, t इक्वल टू 0 पर b की वैल्यू कितनी है बेटा दिव्यांशी, हाँ बता दिव्यांशी, 0। हाँ, और t टाइम पर b, ठीक है। तो अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, b, लिमिट पुट करा तो b माइनस 0 b इज इक्वल टू K1 ए नॉट डिवाइडेड बाय माइनस K1 प्लस K2, ठीक है। अब माइनस साइन यहां लिख दिया, ठीक है। अब अंदर e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t, इसमें लिमिट पुट करनी है, पहले अपर फिर लोअर, 0 से t, तो क्या हो जाएगा, नहीं आंसर बता क्या होगा, सेम आ जाएगा। तो K1 ए नॉट डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है। और ये माइनस को अंदर ले गए, ये नहीं हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t। हेलो बच्चों, नहीं, हाँ मेरी मैथ्स कमजोर है, मेरी तो इतनी स्ट्रांग थी, चेन्नई पहुंच गया मैं, फिर छोड़ यार, नहीं जाना, मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग है, केमिस्ट्री कमजोर थी। हाँ, कोई टीचर ये, फिजिकल केमिस्ट्री क्यों देता है? मैथ्स अच्छी थी ना, मैंने पीएचडी की है ना बेटा, उसमें कोई मैथ्स नहीं देखी जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी मेरे को जब मैं तुम्हारे समय में पढ़ता था, तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री के पीछे पड़ गया। तू घूर के क्या देख रहा, हाँ, जब कोई चीज तेरे को मिल जाती है तो तू उसे क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है क्या, नहीं। और जो चीज तुम्हारे पास नहीं आती है तुम उसके पीछे भागते हो, लेकिन जाने का नहीं। फिजिक्स और मैथ्स में जो सबसे ज्यादा आती थी तो मैंने रिस्पेक्ट नहीं किया उसका, अरे ये तो आती है यार, क्यों, नेचुरल वे से आ ही रही है समझ में, केमिस्ट्री क्यों नहीं आ रही समझ में, नहीं, पीएचडी करी पर पता चला एक्सेप्शन नहीं है। अच्छी लेबोरेटरी में जाओ, अच्छी लेबोरेटरी में जाओ, सब सीख जाओगे। सच्चाई तुम्हारे लिए झूठी है, फैलाई हुई भ्रामक बातें हैं, नहीं अच्छी नहीं है। अच्छी और बुरी कोई भी चीज नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड। आज के 10 साल बाद जब तू आईएएस बन जाए तब कहेगा सर नमस्कार, आप सही कह रहे हैं। अभी तो तू ये सोचेगा सर मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं, सीरियस बात, ठीक है बेटा। यहां देखो, अब यहां तक हो गई बात, सबको क्लियर हो गई। चल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, concentration of B is equal to K1 upon K1 plus K2। इसको मैं ऐसे ले गया A नॉट माइनस
ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ऐसा क्यों किया? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि ये इनिशियल अमाउंट ऑफ ए और ये क्या है? रिमेनिंग अमाउंट। हाँ सही तो है, ये रिमेनिंग अमाउंट, ये इनिशियल अमाउंट, और ये क्या बेटा? रिमेनिंग। इनिशियल माइनस रिमेनिंग अमाउंट क्या कहलाएगा? रिएक्टिंग अमाउंट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू K1 अपॉन K1 प्लस K2। डायरेक्ट हम कह सकते हैं जितना भी रिएक्टिंग अमाउंट है ए का, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये शॉर्टकट तरीका बता दिया मैंने एडवांस के लिए। मेंस के लिए तो तुम कर लेते हो, तुम खुद ही तरीका निकाल लेते हो। एडवांस के लिए रिएक्टिंग अमाउंट ऑफ ए, जितना रिएक्टिंग अमाउंट ए होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? K1 अपॉन K1 प्लस K2, और ये फ्रैक्शन में आएगा। इसीलिए तो जो बी का अमाउंट है वो कम ही आएगा ए से, क्योंकि वो ए एक से ज्यादा रिएक्शन में यूज हो रहा है। सबको समझ में आया? अब लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। देखो जो सी के लिए सिमिलरली सी में भी क्या है? डीसी बाई डी टी इक्वल टू K2 इंटू ए। तो डीसी बाई यहाँ डीवी बाई डी टी था, या डीसी बाई डी टी था, या K1 था, या K2 था। K1 और K2 तो चेंज है, बाकी तो सेम है। तो सिमिलर पैटर्न से देखो भाई, ये सिमिलरली की स्पेलिंग बताओ। ठीक है, नहीं आती है, जो चीज नहीं आती उसके पीछे पड़ जाओ। हाँ, सिमिलरली। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, क्या फॉर्मूला रहेगा? K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, इंटू नहीं, इतना भी नहीं। ए नॉट माइनस ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 रिएक्टिंग अमाउंट, नॉट रिमेनिंग। वहां तो बोल रही थी, 2 सेकंड में भूल गई गजरी। रिएक्टिंग अमाउंट ऑफ ए। हाँ भाई, मेरी कई बातों से किसी के दिल में लगे तो कोई टेंशन मत करना। नहीं लगती क्या? अरे प्रभु, नहीं कईयों को लग जाए, सर ने मुझे ऐसा कह दिया, तो कह दिया तो कह दिया। हाँ हाँ, इसमें टी की वैल्यू नहीं पूछेगा। टी पूछ सकता है वैसे, कुछ नहीं। टी टाइम, दिस इज टी टाइम। उनको किसी को समझ जाएंगे बाद में। कोई बयां करना चाहता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि समझे नहीं। वो थोड़े से अल्फाज अगर उर्दू के आ जाते हैं ना तो सबको जी क्या बोला सर, वाह मजा आ गया। समझ में कुछ नहीं आया लेकिन दो डब्बे देख लिया आपने, एक डब्बा ये और एक डब्बा ये, बाकी लिख रहे हैं, बाकी लिख रहे हैं। एक ये रहा ना, हाँ ये तो फॉर्मूले वाला है, ये काम करिए। ये तो मैथ्स वालों के लिए डब्बा है। उल्टा भी होता है कि ए से बी है। ए रुक जा, क्या कह रहा है? ए से बी और बी से ए। हाँ तो आ तो रहा है, वो सीक्वेंशियल कहेंगे उसको। हाँ वो सीक्वेंशियल होगी, एक के बाद दूसरी रिएक्शन।
निनाश बताने की पोजीशन में है? नहीं भी होता तो भी पूछता मैं तो। हाँ बता, हाफ लाइफ क्या होगा? इस रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा? हंसे क्यों तुम सब? है क्यों निकालता है? अरे वो इंसान ही क्या जो पेन चलाए काइनेटिक्स में। एट्थ लेक्चर है यार, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ 0.693 बस। हाँ ये बात यार, ऐसे ऐसे जवाब देता तू, डर गया सो। ये लो, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 प्लस K2। सबको समझ में आया? नेट रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है बेटा? K1 प्लस K2। दो रिएक्शन हो तो K1 प्लस K2, दो से ज्यादा स्टेप हो तो और एंड सो ऑन। ठीक है चलो, इफ हाफ लाइफ, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सभी के लिए, लेकिन इंडिविजुअल आंसर देगा वर्णित। इफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप आर T1 and T2, then half life for overall reaction वर्णित बता रहा है, बाकी तुम अपने कॉपी में डिराइव करो। तेरे को भी डेरिवेशन का टाइम सेम दे रहा हूं है ना? हाँ नाराज ना होना। 40 सेकेंड टी टाइम, 50% वाला टी टाइम निकालना। क्या है बेटा आंसर? पार्थ अग्निवा दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हैं? यशवर्धन दे रहा है क्या अग्निवा? हाँ T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ला भाई वर्णित दिखा तेरे को भी। ओए मेरे नहीं आया तो ये मैं K2 लिख दिया था। तो जब कभी किसी स्टूडेंट से टीचर क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो जाता है बच्चा? घबराहट। तो एग्जाम में क्या आता है? घबराहट। तो घबराहट को दूर करने के लिए अचानक से क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुम सबसे। नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा ना। अब कोई हर किसी के लिए थोड़ी बोल सकते हैं अपन। ये 50% ए रिएक्ट हुआ, 50% ए रिएक्ट हुआ, तो वो बी 50% बनना चाहिए ना। अब बी के लिए निकाल रहे हैं अपन। अगर 50% रिएक्ट हुआ मान लीजिए, तो उसका आधा उधर जाएगा आधा इधर जाएगा। कैसे पता चला आधा इधर जाएगा? क्यों जाएगा? K1 और K2 पे डिपेंड करेगा ना, रेशो पर। अभी यही तो देख रहे थे अपन, अमाउंट ऑफ बी क्या आ रहा था? K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू रिएक्टिंग अमाउंट। ठीक है, हाँ K1 और K2 बराबर हो तब तेरी बात सोच सकता हूँ। हाँ बेटा क्या कह रहा है? बोल। हाँ रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 समझाऊं क्या बेटा? सबको क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो बेटा। अभिषेक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके नहीं नहीं नहीं, अभी 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 जैसे यहां तक की बात सबको समझ में आ गई?
अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर चेंज कर दो तो वो बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन मेरा जो मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा था यार, नेक्स्ट क्लास में देना चाह रहा था, वो तूने अभी पूछ लिया, अब मैं क्या करूं। चलो पहले एक जुगाड़ थोड़ा सा वो करता हूँ, चेंज करता हूँ इसमें। उस क्वेश्चन को बाद में दे दूंगा, मैं यहां से सिखा देता हूं। ए कन्वर्ट इनटू बी ऐसे लिख रखा हूं कोई, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दोनों ही। लिखो मत अभी, लिखो मत, लिखना नहीं है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। कैलकुलेट, पहले मेरी बात सुन लो। कैलकुलेट यानी एक तरह थ्योरेटिकल फॉर्मूला बनवा रहा हूं, और क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस शीट में तो कर ही लोगे उस पर बेस, या कहीं पे भी देखा जाए। तो मैं अगर तुमसे पूछना चाहता हूँ माइनस dA/dt की वैल्यू बताओ, साथ साथ सॉल्व भी करवा रहा हूं मैं तुमसे, है ना। चलो एक बार लिख देता हूँ, dV/dt, दिमाग लगाते जाना तब तक, है ना। और तीसरा dC/dt, फोर्थ concentration of A, concentration of B and concentration of C। अंगद सुन रहा तो? हाँ, परसेंटेज ऑफ B इन प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ C इन प्रोडक्ट। हाँ भाई बच्चों बताओ, माइनस dA/dt की वैल्यू, माइनस dA/dt इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। सब एग्री करते हो बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि R1 प्लस R2 था। सेकेंड dV/dt की वैल्यू, क्योंकि पहले स्टेप का रेट B के रेस्पेक्ट में 1/2 dV/dt होगा, तो 1/2 dV/dt इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। सो dV/dt इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। सबको क्लियर हो गया? थर्ड क्या होगा? C 1/3 dC/dt, दिस इक्वल टू 3, नहीं अभी पहले तो वो तो लिखने दो, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तुम भी लिखते जाना। हाँ बाद dC/dt इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? अब बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू क्या होगी? सेम नहीं, बताओ। A0 e⁻ K1 प्लस K2 इंटू T। बोलो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना रहेगा? 2 K1 अपॉन K2, K1 प्लस K2 इंटू A0 1 माइनस e⁻ K1 प्लस K2 इंटू T। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C 3 टाइम्स ऑफ K2 A0 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 1 माइनस e⁻ K1 प्लस K2 इंटू T। सबको समझ में आ गया? अगर मैं तुमसे अगर मैं क्या, क्वेश्चन वाले ने पूछा है परसेंटेज ऑफ B बताओ, कोई मुझे देख रहा है? हाँ, 5th नंबर, परसेंटेज ऑफ B इन प्रोडक्ट, ऐसे घूर के ना देखे कोई। हाँ, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ B के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रोडक्ट में B का अमाउंट अपॉन B का अमाउंट प्लस C का अमाउंट, जितने प्रोडक्ट है उनका सम इंटू 100। B का अमाउंट और C का अमाउंट में क्या फायदा है? देखो सब कॉमन है, बस 2 और है। ये तो हो गए 2 K1 अपॉन 3 K2 इंटू 100। हाँ बता, लिख तो रहा हूं ना, काय परेशान कर रहे हो मेरे को? मैं हाँ बस यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ C
हाँ, C डिवाइडेड बाय B प्लस C इंटू 100, तो क्या हो गया 3K2 डिवाइडेड बाय 2K1 प्लस 3K2 इंटू 100। सबको क्लियर हो गया? तो जो अपना थ्योरी का क्वेश्चन था ना, उस थ्योरी के क्वेश्चन में एक और हम बोल सकते हैं ना, परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट, क्या रहेगा आंसर? K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट। अगर दो ही प्रोडक्ट दे रखे हो तो किसी एक का निकालो, दूसरे का 100 से सेपरेट कर दो। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई मुझे ज्ञान से देख रहा था ना, इसलिए। लास्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लिया। अब तेज तेज हो गए कि नहीं हो गए तुम सब? तेज तो बचपन से ही थे, किसी ने पहचाना नहीं। हाँ, स्लाइड क्वेश्चन वाली ना, ले ठीक है। बाकी उसमें आएगा, नोट्स में तुम्हारे पास मिल जाएंगे, है ना। तो अब क्या रहेगा अपना? सीक्वेंशियल रिएक्शन वाला रह गया। तो नहीं, अभी नहीं, अब बाद में करेंगे, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। नहीं, फिजिक्स की भी हो तो क्या हुआ, करा देता, लेकिन क्या है कि बेहोश हो जाओगे इसलिए। हाँ, नहीं, अरे बेहोश हो जाओ, मुझे पता है यार, फिर बाद में कहा सर आप सही कह रहे थे, बात माना कर। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, तो नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया बेटा। ये नोट्स आएंगे तब नोट कर लोगे ना बेटा, उसमें से नोट कर लेना। समझ में तो सबको आ ही गया। अब बस घर पर जाकर इसको थ्योरी को दोबारा से देखना। आज का होमवर्क DPP3 आ गई क्या? दिखाना कैसी है DPP3। प्रैक्टिस शीट बाद में और करवाएंगे, अभी अरे नहीं है, अच्छा हाँ, अरे कोई नहीं, अरे क्या यार, क्या तेरा क्या मेरा, ऐसे ऐसे कभी नहीं। बड़े लोग ऐसी छोटी बड़ी चीजों को नहीं देखते हैं ना बेटा। हाँ तो बेटा DPP3 होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी बच्चों को प्रेम भरा नमस्कार, राधे राधे। ओके बेटा।